हेलो स्टूडेंट, दिस है रितेश चंदेल सर और शिखरम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम शिखरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएस और हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आज मैं चैप्टर फर्स्ट अकाउंट का पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए और बिना कोई संशय के हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप। हम लोगों ने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी हम लोगों ने। अब हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th में हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग होती है वह सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग करने वाले, इसके पहले हम लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वे सारी चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर हम लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित अगर सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हमको उसकी अकाउंटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पार्टनर्स होते कौन है? कौन होते हैं पार्टनर्स? देखो, पार्टनर्स का मतलब क्या? हिंदी में इसको साझेदार कहते हैं। साझेदार जो आपके साथ में कार्य करता है, काम करता है, बिजनेस को चलाता है। बिजनेस को चलाता है, हाँ, ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ में काम कर रहा है पैसे देकर या नाम के लिए, या कोई उसका कोई हिस्सा होगा, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के पार्टनर होते हैं। मैं यहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल परिभाषा क्या बोलता है कि द पर्सन who enters in the partnership with the one another, then every individual is known as a partner. ऐसा व्यक्ति who enters in the partnership, जो पार्टनरशिप में आया है with one another, एक दूसरे के साथ में, then every individual, तो हर एक व्यक्ति क्या कहलाता है? पार्टनर कहलाता है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है कि हर व्यक्ति जो बिजनेस के अंदर दूसरे व्यक्ति के साथ में जुड़ा है, बिजनेस के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा है, तो उसमें हर एक व्यक्ति जो बिजनेस में कार्य कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आती है कि सर फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म क्या होता है? देखो, फर्म का मतलब वैसा स्थान या ऐसी चीज, ऐसा प्लेस जिसमें ये पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, जिसमें ये पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। द नेम वेयर दे डू बिजनेस कलेक्टिवली इज नोन एज अ फर्म। ठीक है, ये टेक्निकल डेफिनेशन बताइए। आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली आपको एग्जाम में लिखने में मदद करेगी। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग ये लिख के आओगे और समझोगे मेरी भाषा में। ठीक है, ऐसी जगह या ऐसे प्लेस जहां पर ये सब लोग मिलकर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग फर्म कहते हैं। द नेम वेयर दे डू बिजनेस कलेक्टिवली इज नोन एज अ फर्म। इसे क्या कहते हैं? हम लोग फर्म कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को पार्टनर का मतलब समझ में आ गया होगा और फर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। बड़े आगे हम लोग, चलिए भैया, ठीक है। अगला है नीड फॉर द पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ गई भैया? पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ गई भैया? देखो, सीधी सी बात है कि जब हम लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, देखो अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा, कब तक काम करेगा और कब तक आगे बढ़ने की सोचेगा। जब उसके साथ में कोई पार्टनर जुड़ जाता है तो उसकी उम्मीदें, उसका भरोसा, उसका विश्वास, ये सारी चीज़ भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये तो बढ़ता ही बढ़ता है, और क्या बढ़ जाता है? कैपिटल, पैसा, पूंजी, मैनेजरियल स्किल, मतलब कि उसके पास एक ऐसा कौशल जो प्रबंधी स्किल बोलते हैं हम लोग, प्रबंधकीय कौशल बोलते हैं कि यार एक बंदा कर रहा है तो वो एक ही प्रोस्पेक्ट में सोच रहा है, एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर लोग मिल जाते हैं तो 4 से 5 चीज़ों में सोचने में आता है। अगर आप किसी टॉपिक पर अकेले व्यक्ति सोचोगे, एक व्यक्ति सोचेगा तो आप लिमिटेड सोच पाओगे, लेकिन अगर 2 व्यक्ति सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ सोच पाओगे। 10 व्यक्ति अगर एक ही टॉपिक पर
सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। तो मैनेजर स्किल के लिए लिमिटेड बिजनेस एरिया क्या होता है, अकेला व्यक्ति होता है तो उसका एरिया भी क्या होता है, छोटा होता है। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ रही है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैनेजर स्किल को बढ़ाने के लिए, और जो बिजनेस का एरिया है उसको भी बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक और क्या हो सकता है, टू अर्न द गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या हुआ कि रेपुटेशन, आपकी क्वालिटी, ये सब चीज को बढ़ाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को 3 डेफिनेशन बताई है। क्या क्या चीज बताई है, मैंने आपको पार्टनर्स का मतलब बताया, मैंने फर्म का मतलब बताया, और तीसरी चीज मैंने आपको बताया मतलब कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों होती है। आई होप कि ये 2 चीज आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें से कोई भी चीज एग्जाम में नहीं आती है, ये बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा था। अब प्रश्न आता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सर पार्टनरशिप क्या होती है, देखो लेमन भाषा में अगर बात करेंगे तो ये होती है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी बिजनेस को करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए और नुकसान को सहन करने के लिए, लॉस को बियर करने के लिए और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। यहां पे जो समझने वाली चीज है वो है 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 या मोर देन 2 पीपल, 2 या फिर मोर देन 2 पीपल, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं और ये लोग मिलकर कोई बिजनेस को करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या लॉस को बियर करने के लिए, ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। समझ में आया। चलो टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। What is the meaning of partnership and characteristics of the partnership? Very important question as per the board exam point of view, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो तो क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये टेक्निकल डेफिनेशन बता रहा हूं, एज इट इज याद करना है आप लोगों को। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है, क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में संबंध, हु हैव एग्रीड टू, जो सहमत हुए हैं, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी लोग चला रहे हैं या सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, या एनी वन ऑफ देम या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से एक जो सबके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है, या तो सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं या एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर से समझो, यहां पे याद रखने वाली चीज क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, और क्या याद रखना है यहां पर, सेक्शन 4, ठीक है, 2 चीज ध्यान रखना है। फिर डेफिनेशन याद करना है आप लोगों को, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यहां पे छोड़ना उसको, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दूसरा पॉइंट, मतलब कि पूरी डेफिनेशन को कैसे याद करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो सभी लोग बिजनेस को करें या एनी वन ऑफ देम या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक जो सबको रिप्रेजेंट करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये डेफिनेशन ऐसी लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो इसके अतिरिक्त नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इन सिंपल वर्ड, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन ज्वाइन टुगेदर टू अर्न द प्रॉफिट एंड बियर द लॉस, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि 2 या 2 से अधिक लोग जब साथ में जुड़ते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और लॉस को क्या करने के लिए, बियर करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। एक टेक्निकल हो गई, ये नॉन टेक्निकल हो गई। बहुत अच्छे ढंग से अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा मजा आ जाएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छे से पढ़ना इसको भी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है भैया। ओके,
यहाँ पे क्या पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है ये हम लोगों को समझना। देखो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीगल एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप इज डन बाय एग्रीमेंट। कैसे किया जाता है पार्टनरशिप को, एग्रीमेंट के थ्रू किया जाता है। हैंस इट इज नेसेसरी दैट दिस एग्रीमेंट शुड बी लीगल एंड वैलिड। ठीक है, पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एग्रीमेंट होना चाहिए और ये ऑप्शनल होता है, रिटर्न हो भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, ये ऑप्शनल होता है। तो इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको याद करते चले। जैसे हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा, तो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी याद रखनी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गए, इसको भी याद करते चले आप लोग। तो लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप डन बाय द एग्रीमेंट, मतलब सहमति से किया जाता है। हैंस इट इज नेसेसरी दैट एग्रीमेंट शुड बी लीगल एंड वैलिड, एक कानूनी रूप से सही होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। दिस कैन बी रिटन और वर्बल, ये लिखित भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, मुंह से बोल के भी हो सकता है। डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन मतलब कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करे, ये भी इस पार्टनरशिप में होना चाहिए भैया। प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आया है उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना चाहिए। पार्टनर्स नॉट ओनली हाउ टू शेयर द प्रॉफिट, पार्टनर्स को न केवल प्रॉफिट को शेयर करना है, बट ऑल्सो दे हाउ टू बियर द लॉस, उसको नुकसान भी सहन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनर्स नॉट ओनली हाउ टू शेयर द प्रॉफिट बट ऑल्सो दे हाउ टू बियर द लॉस। नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, देखो नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए और बैंकिंग में 10 होना चाहिए, याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, ये भी 2 मार्क के ये भी ऑब्जेक्टिव मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कितने होना चाहिए, 2 मेंबर्स तो होना ही चाहिए। कितने मेंबर्स होना चाहिए, 2 मेंबर्स होना चाहिए। इन पार्टनरशिप बिजनेस एटलीस्ट 50 मेंबर्स कैन बी पार्टनर्स। ठीक है, 50 मेंबर्स पार्टनर हो सकते हैं। एंड इन बैंकिंग मैक्सिमम 10 पार्टनर्स, बैंकिंग में 10 हो सकते हैं, और बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस में कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी हो रहे हैं और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन के आंसर भी रेडी हो रहे हैं। बढ़े आगे हम लोग, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट और है, दैट इज आपको 4 पॉइंट पढ़ना है, 6 पॉइंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ना है। जो 4 पॉइंट आपको इजी लग रहे हैं वही पॉइंट को आप लोग पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4 मार्क में पूछा जाता है या 3 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 मार्क में पूछा जाता है, 4 मार्क में नहीं पूछा जाता है, और 4 मार्क के हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, चलो भैया ओके। चलो यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे, आपको 6 पॉइंट नहीं याद करना है, कोई 4 पॉइंट याद करना है। मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर याद कराऊंगा सिर्फ 4 पॉइंट के हिसाब से याद करना है, 4 मार्क के हिसाब से याद करना है, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो चुका है। 3 मार्क 4 मार्क से पूछा जाता है, 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट लिख के आना है आप लोगों को। तो बेटर है कि 4 पॉइंट मैक्सिमम 4 पॉइंट तो याद करना है आप लोगों को। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है हिंदी में कि अगर कोई पार्टनर बैंक्रप्टेड हो जाए, पार्टनरशिप टूट जाए, बैंक्रप्टेड हो जाए, तो उनको अपनी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल असेट को बेचकर उस लायबिलिटी को पे ऑफ करना होता है। मतलब कि उन्होंने जो भी उनके पास में व्यक्तिगत पर्सनल असेट है उसको बेचना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ओके, चलिए अगला पॉइंट है। देखो स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स याद करना है।
यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिखे, लेकिन आपको 6 पॉइंट नहीं याद करना है, सिर्फ 4 पॉइंट जो आपको सबसे इजी लगते हैं वो याद करना है। यहाँ पे चौथे नंबर का पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर बैंकरप्टेड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप बर्बाद हो जाती है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट, जो भी उनका व्यक्तिगत घर होगा, पर्सनल घर होंगे, पर्सनल गहने होंगे, उनको बेचकर लायबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट को बेचकर पैसा देना होता है। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। इट मीन्स प्राइवेट असेट ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज फॉर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब कि जो भी फर्म की लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए प्राइवेट असेट का यूज किया जा सकता है, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो। इसका मतलब हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलिए, ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पार्टनर होते हैं ना, पार्टनर अपने बेटे को, बेटी को, जमाई को अपना बिजनेस सौंप देते हैं। ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। आपको पहले पार्टनर से बात करनी होगी कि मैं अपने बिजनेस को या मेरे जो पार्टनरशिप है, मेरे अपने बेटे को, बेटी को, दामाद को, ठीक है, इनको देना चाहता हूँ, तो क्या मैं दे सकता हूँ या आप उनको पार्टनर बना सकते हो? अगर पार्टनर, जो दूसरे पार्टनर है, वो एग्री होंगे तो ही यह ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज और हर इंटरेस्ट, है ना, जो भी उसका काम है, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बिना किसी अदर पार्टनर के कंसेंट के दूसरे पार्टनर को पार्टनरशिप नहीं दे सकते हैं। मतलब समझ में आ गया? एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट शुड बी फॉर्म्ड फॉर द रनिंग बिजनेस। Such business should be legal and the objective should be एक मिनट, should be for earning the profit। ठीक है, प्रॉफिट शुड बी फॉर्म फॉर द रनिंग अ बिजनेस, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको बिजनेस को रन करने के लिए होना चाहिए। सच प्रॉफिट शुड बी लीगल। जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस से या इलीगल तरीके से प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए। ठीक है, ये 6 पॉइंट है। आप लोगों को सिर्फ कितने पॉइंट याद करना है? सिर्फ 4 पॉइंट याद करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग। चलो, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? क्या मतलब है पार्टनरशिप डीड का? क्या मतलब है? ठीक है, पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है? पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है भैया? देखो, जहां पे डीड वर्ड आ गया तो डीड का मतलब क्या हुआ? रिटन एग्रीमेंट। क्या मतलब हुआ? लिखित एग्रीमेंट। ठीक है, जहां पर लिखित एग्रीमेंट हो गया तो फिर क्या बात होगी भाई? अब सारी प्रूफ हो गया, सारा प्रूफ इसमें लिखा रहेगा कि रिटन एग्रीमेंट में क्या क्या चीज हो रही है। ठीक है, सारी प्रूफ उस रिटन एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स विच लेज्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड जहां पे वर्ड समझ आ गया आपके दिमाग में, मतलब रिटन एग्रीमेंट हो गया। इसमें क्या लिखा होता है? म्यूचुअल राइट, उनके अधिकार क्या क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। क्या क्या 3 चीजें होती है इसके अंदर? म्यूचुअल राइट्स क्या क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये तीनों चीजें होती है। और भी पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेन होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्या होता है? इट इज दैट डॉक्यूमेंट विच डिफाइंड एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कि यह वो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद करना है, जरूरी नहीं कि दोनों डेफिनेशन याद करना है। दोनों में डेफिनेशन लिखी है, जो आपको इजी लगे वही याद करना है। इट इज दैट डॉक्यूमेंट विच डिफाइंड एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। जो ये बताता है कि डिफाइन करता है और डिस्क्राइब करता है रूल्स एंड कंडीशन, जो भी रूल्स होंगे, कंडीशन होंगे बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड कंडीशन होंगे उस चीज को बताता है ये डॉक्यूमेंट। क्या? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसको 3-4 नाम से और जानते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, पार्टनरशिप बाय लॉज कहते हैं, लॉज कहते हैं, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं? बहुत इजी है, सिर्फ 4 पॉइंट याद करना है आप लोगों को। कोई से भी 4 पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, कौन से 4 पॉइंट पढ़ सकते हो आप लोग भैया?
कोई भी 4 पॉइंट, इजी पॉइंट निकाल लो और उसको याद कर लो भैया, ठीक है। अब देखो कौन कौन से इजी पॉइंट है। देखो फर्स्ट नंबर पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो भी फर्म है उसका एड्रेस और नाम उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। पार्टनर्स कैन कीप एनी नेम बट नेम शुड नॉट बी मैच विद वेल नोन फर्म, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बड़ी कोचिंग का नाम लिख दिया और मतलब कि वो कोचिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम जो होना चाहिए वो बहुत यूनिक होना चाहिए, बहुत अलग होना चाहिए। तो आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर आपकी नाम, आपकी कंपनी का नाम और उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, कि भैया बिजनेस किस टाइप का, नेचर मतलब क्या हुआ, सर्विस वाला है या मैन्युफैक्चरिंग वाला है, कौन सा वाला है, ट्रेडिंग करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है या सर्विस कर रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। It should also state the scope of the business, local, regional, national, international। सीधी बात है, नेचर मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विस होगा। स्कोप मतलब क्या हुआ, लोकल लेवल पे होगा या रीजनल लेवल पे होगा या नेशनल लेवल पे होगा या इंटरनेशनल लेवल पे होगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। पार्टनर्स का एड्रेस, ठीक है, पार्टनर्स का एड्रेस इट मस्ट क्या लिखा है, इट मस्ट मेंशन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स है उनका भी नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। 2 पॉइंट 3 पॉइंट बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट कौन सा है, चौथा पॉइंट है ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द फर्म। इट मस्ट स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनर्स के अंदर पार्टनर्स की ड्यूटीज है, जो भी अधिकार है, उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। पार्टनर्स कैन रिफर टू फ्रॉम टाइम टू टाइम टू नो अबाउट देयर ड्यूटीज। नहीं भी लिखोगे चलेगा इस पॉइंट को, यहाँ पे ये लिख सकते हो ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द फर्म। इट मस्ट स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द फर्म, ठीक है। जो भी फर्म की ड्यूटीज है, राइट है, वो उसके अंदर लिखा होना चाहिए। देखो एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स, इट मस्ट कंटेन द प्रोसेसर फॉर द एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर्स इनटू फर्म। जो भी प्रक्रिया होती है पार्टनर्स को लाने की, वह भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होना चाहिए। छठा पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन। भैया कितने समय का है, कब से बिजनेस स्टार्ट होगा, कब तक बिजनेस चलता रहेगा। इट ऑल्सो मेंशन द डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी यह भी कंटेन इनटू पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। 6 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट याद करना है, ठीक है। जैसा मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, जो भी आपको पॉइंट इजी लगे वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो भैया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ओके ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जरूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल है, कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि भैया पार्टनरशिप डीड लिखना भूल गए यार, सिट यार इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन पार्टनरशिप डीड लिखना भूल गए। सिर्फ 2-3 रूल अच्छे से याद रखना। प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है। कितना परसेंट मिलता है, 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है ना। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। 2 चीज़ याद रखो, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, इसके अलावा पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, बस। चलो उसको कैसे लिखना है देखो। फर्स्ट नंबर पे बिजनेस ऑपरेशन इजी है। एवरी पार्टनर इंटाइटल्ड टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो, क्योंकि लिखा ही नहीं किसको क्या काम करना है, कुछ भी नहीं लिखा है तो सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। दूसरा, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर्स विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। हो गया, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों कुछ नहीं मिलेंगे। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, ठीक है। एंड नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर्स एंड नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट हम लोग उसको दें, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मांगेंगे और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे। दोनों चीज़ नहीं होगी जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो,
ठीक है, चलो अगला मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, 6% रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, if any partners give any additional amount to beside the capital, then a partners is entitled at the rate of 6% per annum on such advances or loans। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट मिलता है, 6% मिलता है। आप लोग बस इसको अच्छे ढंग से रीड कर लो, बस 2-3 चीज़ याद रखो, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट, 6% मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सैलरी एंड अदर रेम्युनरेशन ये भी नहीं मिलेगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ बिजनेस ऑफ द फर्म, बट अनलेस मेंशन इन द डीड नो सैलरी, नो कमीशन, नो एनी अदर रेम्युनरेशन इज गिवन टू द पार्टनर्स। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या चीज़ मिलेगी, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर किसी पार्टनर्स ने एडवांस पैसा दिया है या लोन दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। समझ में आया? इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आज मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। कल अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब कि जब पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड हो जाती है तो इनका कैपिटल कैसे कैसे होता है, किस टाइप का कैपिटल बनता है, ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड बनती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से कैपिटल अकाउंट बनता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड से कैपिटल अकाउंट बनता है। 2 मेथड होती है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में क्या होता है, इंक्रीज ऑफ द ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ब्रॉड कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। मतलब ओरिजिनल कैपिटल होता ही होता है जो शुरुआत में लगा रखा है, एडिशनल कैपिटल अगर उसने लगाया है तो वो भी होगा। ठीक है, और कैपिटल लेके आया तो वो भी होगा, और जो पैसा निकाल लिया वो लिखा रहता है। मतलब ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ और लेके आया है, एडिशनल कैपिटल, ब्रॉड जो लेकर आया है वो। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, एडिशनल कैपिटल। ओके, चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग उसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे कि जब पार्टनरशिप बनती है तो इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद कंपनी क्या करती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर करती है। अब पैसे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 2 मेथड का यूज करती है कंपनी। वो पहली मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरी मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहली मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरी मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब दोनों का मतलब, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पहली क्या है, इंट्रीज फॉर द ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल जो शुरुआत में होगा, अगर उसने एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो, एंड कभी पैसा निकाल लिया तो वो। 3 चीज़ें इसमें होती है। पहला ओरिजिनल कैपिटल होता है, दूसरा क्या है, अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो वो, और तीसरा जो होता है उसने पैसा निकाल लिया हो तो वो इसके अंदर फिक्स कैपिटल में लिखते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सब लिखते हैं, ओरिजिनल कैपिटल भी लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लिखते हैं, विड्रॉ भी लिखते हैं। इसमें क्या चीज़ आ गई, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीज़ आ गई है भैया। ठीक है, सारी चीज़ आ गई, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें किस में लिखते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लिखते हैं। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट पहले बनेगा, दूसरा नंबर पे क्या बनेगा, करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल रिमेन अनचेंज एवरी ईयर। मतलब कि फिक्स के अंदर कभी भी जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता है जब तक कि एडिशनल कैपिटल नहीं दिया जाए। ठीक है, जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं दिया जाए तब तक उसका बैलेंस जो रहता है वो बना रहता है। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे उसको और भी अच्छे से। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल इज सब्जेक्टेड टू चेंज एवरी ईयर, हर बार बदल जाता है फ्लक्चुएटिंग के अंदर। लेकिन फिक्स कैपिटल के अंदर
कभी भी बदलता नहीं है, वो एज इट इज़ बना रहता है। किसमें बेटा? फिक्स कैपिटल के अंदर। ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब कि जब पार्टनरशिप हट जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, जब फर्म की डिसोल्यूशन हो जाता है ना, फर्म पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, खत्म कर देते हैं उसको। द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, उसको कहाँ पे, सॉरी, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इसमें फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल एंट्रीज आर मेड इन अ कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। डिसोल्यूशन के अंदर, फ्लक्चुएटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी किस में होता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को टफ लगता है तो मत पढ़ना। 5वें नंबर का पॉइंट बहुत इजी है, उसको पढ़ लेना। क्या लिखा है? द बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। किसमें? फिक्स मेथड के अंदर। फिक्स मेथड के अंदर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये थे हमारे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको इस YouTube के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि शिखरम इंस्टीट्यूट आप लोगों को ऑनलाइन क्लास 12 का अकाउंट पूरा पढ़ाने जा रहा है। इसकी फीस मात्र 999 है। 999 रुपीज़ में आपको अकाउंट, इकोनॉमिक्स, BS, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, IP है वो IP पढ़ सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है। शिखरम इंस्टीट्यूट के इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आप लोगों को सारी चीज़ पढ़ाने वाले हैं। हम लोगों का ऐप है जिसके माध्यम से इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिखरम इंस्टीट्यूट मात्र 999 रुपीज़ में 999 रुपीज़ में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़, IP, या फिर जिनका IP नहीं है वो इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको 999 में पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर है आपके सामने आ रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी गाइडेंस यहाँ के मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।